Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Emend Education Academy of Literature, and as you know, we are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Please do watch the previous 13 videos as well. I have given the link to all those videos in description. And we are providing complete explanation and additional information as well along with each right answer. So please do watch the whole video carefully, note down everything, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams most importantly. Best of luck for your exams, and with this wish, let us start with the first question. First question is about Meg Flecknoe. Meg Flecknoe is one of the best examples of which of the following: anti-heroic, mock heroic, farce or mini epic? The correct answer is mock heroic. Mock heroic is the correct answer. मैक फ्लेक्नो एक वर्स मॉक हेरोइक सटायर है रिटन बाय जॉन ड्राइडन दैट आई थिंक एवरीबडी नोज जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, और एक डायरेक्ट अटैक है थॉमस शेडवेल पर, जो कि उसी टाइम के ही एक प्रोमिनेंट पोएट थे. तो सबसे पहले हम समझते हैं हेरोइक क्या होता है. हेरोइक को ही हम एपिक भी बोलते हैं. हेरोइक या एपिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें एक क्वालिटी को, एक पर्टिकुलर हीरो की क्वालिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया जाता है. जैसे कि रामायणा में हम भगवान राम की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और महाभारता में सभी पांडवा, स्पेसिफिकली अर्जुन की क्वालिटीज़ को बहुत एक्सप्रेस किया जाता है. एंड सेम वे इलियड में अकिलेस की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है. तो हम हीरोइक टेक्स्ट या एपिक टेक्स्ट मानते हैं इस तरीके के टेक्स्ट को, जिसमें कि हम वर्णन करते हैं, डिटेल देते हैं एक हीरो की सभी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की, स्पेसिफिकली उनकी वीरता की, उनके शौर्य की, उनकी ताकत की, उनकी बहादुरी की. ऑन दी कॉन्ट्री, मॉक हीरोइक क्या होता है? मॉक हीरोइक में उसी तरीके से हीरो की या सेंट्रल फिगर की क्वालिटीज़ को मॉक किया जाता है. मॉक किए जाने का मतलब मजाक उड़ाया जाना. टिपिकली मॉक हीरोइक वर्क्स आइदर पुट अ फूल इन द रोल ऑफ द हीरो और exaggerate the heroic qualities to such a point that they become absurd and subject of ridicule of the readers or the watchers. तो एक कैरेक्टर ऐसा लिया जाता है जिसको फूल दिखाया जाता है, बहुत नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं, और उन नेगेटिव क्वालिटीज़ को ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर पूरी डिटेल में उस पर्टिकुलर स्टोरी में, पोइट्री में या प्ले में बताया जाता है. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड मॉक हीरोइक. मतलब हीरो का मजाक उड़ाया जाना, बेसिकली दैट इज़ व्हाट मॉक हीरोइक वर्ड मीन्स इटसेल्फ. तो और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक मॉक हीरोइक है. पोप का ही द डंसिएट मॉक हीरोइक की कैटेगरी में आता है. एंड लॉर्ड बायरन की लिखी हुई पोइट्री डॉन जुएन, ये भी मॉक हीरोइक की कैटेगरी में आती है. तो आप लोगों के पास अब एग्जाम्पल्स भी हैं करने के लिए. 132 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एन एसे ऑन मैन इज अ पोम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप. एन एसे ऑन मैन इज अ पोम पब्लिश बाय अलेक्जेंडर पोप इन, मैं आपको ईयर लिख कर दे रही हूँ, आप ईयर्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1733. तो ईयर्स को याद रखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक. द रेक इज अ स्टॉक फिगर इन विच काइंड ऑफ plays? Restoration comedy, Renaissance tragedy, revenge tragedy or 18th century satirical poetry? The correct answer is रेस्टोरेशन कॉमेडी. सबसे पहले समझते हैं रेक क्या होता है और स्टॉक फिगर क्या होता है. पहले स्टॉक फिगर की तरफ बढ़ते हैं. स्टॉक फिगर या स्टॉक कैरेक्टर एक स्टीरियोटिपिकल फिक्शनल पर्सन या टाइप ऑफ पर्सन होता है इन अ वर्क ऑफ आर्ट सच एज नॉवेल, प्ले और अ मूवी एज वेल, whom audience recognize from frequent recurrences in a particular literary tradition. ऑडियंस उस तरीके की फिगर को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज करती है. जैसे कि किसी ने अगर पुरानी हिंदी मूवीज़ देखी है ना, हीरो का एक फ्रेंड हुआ करता था, या फिर हमारी साउथ इंडियन मूवीज़ में हमेशा एक कॉमिक कैरेक्टर को एडिशनली रखा जाता है पैरेलल फ्रॉम दी स्टोरी, जो स्टोरी में एक सेंट्रल फिगर नहीं है बट स्टिल उनका एक रोल होता है लगभग हर मूवी में ही. स्पेसिफिकली साउथ इंडियन मूवीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि एक कॉमिक कैरेक्टर को अलग से रखा जाता है जस्ट टू गिव कॉमिक रिलीफ टू दी ऑडियंसेस और वॉचर्स. तो अब जानते हैं कि रेक क्या होता है. तो रेक होता है अ मैन हु वॉज हैबिचुएटेड टू इमोरल कंडक्ट पर्टिकुलरली वुमेनाइजिंग. एक ऐसा कैरेक्टर जो बड़ी यू कैन से हिंदी में आप कह सकते हैं आवारा काइंड का पर्सन, आवारा टाइप का पर्सन, जो कि बहुत बड़ा वुमेनाइजर है, बट बाय हार्ट बहुत बुरे नहीं होते ये लोग. ऑफन अ रेक वॉज ऑल्सो अ figure who is wasting his time or fortune on gambling, wine, women and song, and makes
themselves incur in lavish debts also, बहुत सारा कर्जा भी चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको बाय हार्ट बुरा नहीं दिखाया जाता. रेक फीचर्ड एज अ स्टॉक कैरेक्टर इन रेस्टोरेशन कॉमेडीज. रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे कि हमारा एक नॉवेल था एप्रा बेन का लिखा हुआ द रॉवर. द रॉवर में रेक फिगर को दिखाया गया था हमारे इन द फॉर्म ऑफ विल्मर. तो विल्मर एक बहुत ही फेमस रेक कैरेक्टर है हमारा. रॉवर जिसको कि एप्रा बेन ने लिखा था और परफॉर्म हुआ था ये 1677 में. तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 134. लिलीपुट और ब्रॉबडिंगनैग से शायद कई वॉचर्स को बहुत कुछ याद आ गया होगा, एंड इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन फॉर मेनी ऑफ यू. लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंगनैग आर इमेजिनरी lands created by which of the following? The correct answer, Jonathan Swift. और ये गुलिवर ट्रेवल्स की बात हम कर रहे हैं, दैट एवरीबडी नोज. तो गुलिवर ट्रेवल्स में 4 पार्ट्स थे बेसिकली, और वो 4 पार्ट्स वो हमारे 4 पार्ट्स थे. Voyage to Lilliput, Voyage to Brobdingnag, Voyage to Laputa, Belniberby, Lugnag, Glubbdub Trip and Japan, and part 4 was A Voyage to the Land of Houyhnhnms. तो ये हमारे वो 4 पार्ट्स थे जिनको गुलिवर ट्रेवल्स में जॉनथन स्विफ्ट ने दिखाया था. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 135. Pamela and Clarissa are famous epistolary novels written by which of the following? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं epistolary novels होता क्या है. epistolary novels होता है a literary work in the form of letters. जैसे कि आप में से अगर कई लोगों ने The Color Purple पढ़ा है एलिस वॉकर का, तो that is one of the epistolary novel. और अगर आप में से कोई Color Purple पढ़ना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है, तो I can give you the link. Please mention in the comments if you want to get link to the description of that novel. अब बात करते हैं अपने करंट नॉवेल्स की. पैमेला एंड क्लैरिसा, ये दोनों नॉवेल्स ही लिखे थे सैमुअल रिचर्डसन ने. सैमुअल रिचर्डसन रोट 2 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स, एपिस्टलरी नॉवेल्स आई मस्ट से, क्लैरिसा एंड पैमेला इन 1740s. तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 136. द राइज ऑफ द नॉवेल, अ फेमस हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर, इयान वॉट. ये लिखा गया था 1957 में. 1st January 1957 is the exact date. In this influential study, Ian Watt traces the development of most popular of all literary forms, the novel. In his readings of Daniel Defoe, Samuel Richardson, and Henry Fielding, he investigates the reason why the three men, these three writers of 18th century, wrote in the way they did, a way resulting ultimately in the modern novel of the present day. तो यही तीनों राइटर्स हैं, डेनियल डेफॉय, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉवेल्स नाम के जॉनरे का जन्म हुआ. एंड पीपल डू राइट नॉवेल्स इवन टुडे. Okay, let us move on to the next question. Question number 137. Preface to Lyrical Ballad. A document central to the Romantic revolt against the neoclassicism of the mid-18th century English poetry was written by which of the following? Correct answer is, I know everybody knows, William Wordsworth इसका correct answer है. The preface to the Lyrical Ballads is an essay composed by William Wordsworth for the 2nd edition of the poetry collection Lyrical Ballad. Lyrical Ballad जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था और जिसकी पब्लिकेशन के साथ बोला जाता है कि रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई थी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ. 138. Songs of Innocence and Songs of Experience, which depict the two contrary states of the soul, were composed by which of the following? The correct answer is William Blake. Songs of Innocence and Experience is a collection of illustrated poems by William Blake, and Songs of Innocence इसमें से पब्लिश हुआ था 1789 में और Songs of Experience पब्लिश हुआ था 1794 में. तो आप लोग ईयर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. आई कीप ऑन सेइंग ओवर एंड अगेन कि ईयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The things these Wordsworth line refer to are. तो इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ ने किन चीज़ों को रेफर किया है? The correct answer is Daffodils. Daffodils is a poetry by him published in 1807.
ईयर्स को अगेन आई एम सेइंग कि बहुत अच्छे से याद रखिएगा. इन दीज लाइन स्पीकर गेसेस दैट देयर वर 10,000 daffodils which were tossing their heads in sprightly dance and continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. Such a beautiful line. Okay, let us move on to the last question of this particular video. That thou light-winged dread of the trees, singest of summer in full-throated ease. The light-winged dread. तो light-winged dread किसके लिए यूज़ किया गया इन लाइन्स में? द करेक्ट आंसर इज नाइटिंगेल. और ये हमारी लाइन्स ली गई हैं ऑड टू दी नाइटिंगेल से, जो कि जॉन कीट्स की लिखी गई है पोइट्री 1819 की. ड्रेड एक वुड निम्फ होती है ग्रीक माइथोलॉजी में, विच फ्लाइज फ्रॉम वन ट्री टू अनदर वेरी स्विफ्टली, वेरी स्मूथली. एंड हियर द बर्ड नाइटिंगेल is also flying from one beech tree to another with a melodious song in its mouth. So the bird is termed as dread. So we have reached to the end of this video. I hope you like this video. और यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो नंबर 15 तक पहुँच सकते हैं. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel.